तत्व यौगिक मिश्रण। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप जिसे स्थानीय प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता। ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित पदार्थ है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोना, लोहा, सोडियम आदि। तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट बोयल ने किया था। तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित एंटोनी लॉरेंस लवाइजिए। तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि समान गुणों वाले तत्व एक ही साथ नियमित अंतराल में प्रकट किए जाते जाएं तो यह आवर्त सारणी कहलाती है। डोबे राइनर के त्रिक तत्वों का वर्गीकरण करने में सर्वप्रथम डोबे राइनर का भाग आता है। सन 1829 ईस्वी में उन्होंने 3 तत्वों के समूह बनाए जिन्हें भौतिक व रासायनिक गुण समान थे, जिनमें इन्हें डोबे राइनर के त्रिक भी कहा जाता है। इस समूह के मध्य वाले तत्व का परमाणु भार शेष 2 तत्व के परमाणु भार से औसत लगभग बराबर होता है तथा गुण भी दोनों तत्वों के गुणधर्मों के मध्य थे। डोब राइनर ऐसे केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके। आगे यह नियम अनुपयुक्त रहा। लिथियम के परमाणु भार 7, सोडियम के परमाणु भार Na 23, के का परमाणु भार 39, मुझे इनके नाम याद नहीं है। ये कैल्शियम है शायद, का परमाणु भार 40, Sr 88, Ba 137, Cl क्लोरीन 35 है, Br 80 है और I 127 है। अगला नियम आता है न्यूलैंड अष्टक नियम, जो अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 ईस्वी में अष्टक नियम दिया था। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे, जैसे कि संगीत में सा रे गा मा पा धा नी सा। 7 स्वरों के बाद 8वां स्वर पहले स्वर जैसा ही आता है। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें उस समय ज्ञात तत्व 56 था तत्व थोरियम पर इसे समाप्त कर दिया। ऐसा देखा गया है कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। सर्वप्रथम आवर्त सारणी मेंडलीफ ने 1869 में तैयार की। इनके अनुसार तत्वों का भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा। सारणी में 8 वर्ग व 6 आवर्त बनाए गए। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कमियां कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया गया।
कुछ समान गुण धर्म वाले अलग अलग वर्ग में तथा असमान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में आ गए। हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया। आधुनिक आवर्त सारणी सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। इस आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां आवर्त तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ वर्ग कहलाते हैं। इस आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग, 7 आवर्त व 118 तत्व है। प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को अति लघु आवर्त कहते हैं। द्वितीय तथा तृतीय आवर्त में 8-8 तत्व होते हैं, इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। चतुर्थ व पंचम आवर्त में 18-18 तत्व होते हैं, इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे सातवें आवर्त में 32-32 तत्व होते हैं, इन्हें अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। हालांकि एफ ब्लॉक के एक एक प्रारूपिक तत्व को आवर्त सारणी में लिखकर 2 क्षैतिज पंक्तियों में अलग अलग से 14-14 तत्व दर्शाया जाता है। इनकी पहली पंक्ति के तत्व लेथेनोइड, दूसरी पंक्ति का तत्व एक्टिनोइड कहलाते हैं। ये सारणी है जो L1 में पूछी नहीं जाएगी। एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ अर्थात एक ही वर्ग के तत्वों के बाह्यतम कोशों के इलेक्ट्रॉन विन्यास समान होते हैं। एक ही वर्ग के इन सभी तत्वों में संयोजकता समान होती है। उसी वर्ग में से ऊपर से नीचे जाने पर केवल कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। बाह्यतम कोश में भरे गए अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर इन तत्वों को 4 ब्लॉक में वर्गीकृत किया। वर्ग 1 व 2 को एस ब्लॉक तत्व 13 से 18 तक, पी ब्लॉक तत्व वर्ग 3 से 12 तक, डी ब्लॉक तत्व तथा नीचे की दोनों क्षैतिज पंक्तियों को एफ ब्लॉक तत्व कहा जाता है। क्षैतिज पंक्तियों में पहली पंक्ति के तत्व 4F श्रेणी लेथेनम के बाद 57 व 71 आते हैं, 57 से 71 आते हैं। इसे लेथेनोइड एवं दूसरी पंक्ति में 5F श्रेणी के एक्टिनियम के बाद 89 से 103 तक आते हैं, इसे एक्टेनोइड कहा जाता है। एस ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय फर्स्ट एस तथा क्षारीय मृदा धातु 2S, पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व या मुख्य तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व तथा एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। इस आवर्त सारणी में बाईं ओर विद्युत घनी धात्विक तथा दाहिनी ओर विद्युत श्रेणी अधात्विक तत्व आते हैं। इसमें से 2 तत्व कमरे के ताप पर द्रव्य पारा धातु ब्रोमीन व अधातु, पारा धातु एवं ब्रोमीन अधातु, गैलियम तथा सीजियम धातु कमरे के ताप से कुछ अधिक 303 केल्विन व 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव्य अवस्था में या इनको हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। गलनांक कम 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस अवस्था में FONClH F का मतलब है फेरियम, फ्लोरीन, O ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आर्गन, Kr को क्या बोलते हैं? क्रिप्टॉन, ऑक्सीन, Rn को रेडॉन।
शेष अधिकांश तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व का गुण निम्न प्रकार से बढ़ता है। जैसे आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व का धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं चलने में परमाणु त्रिज्या, आकार व धात्विक गुण के अलावा अन्य गुण सामान्यतः बढ़ते हैं। तत्वों का वर्गीकरण धातु, अधातु एवं उपधातु। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनावेशित हो जाते हैं धातु कहलाते हैं। धातुओं के सामान्य गुण धातुओं में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। चांदी, सोना सबसे ज्यादा चमकदार होते हैं। चांदी एक बहुत अच्छा परावर्तक, इसलिए इसका उपयोग दर्पण के पीछे की तरफ पॉलिश करने के लिए किया जाता है। ध्वनिकता, सोनोरस। धातुओं पर किसी वस्तु में आघात किया जाता है तब विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे ध्वनिकता कहते हैं। इस गुण के कारण इनका उपयोग घंटी, वाद्य यंत्र आदि बजाने में किया जाता है। सामान्य धातुओं का घनत्व अधिक होता है, कुछ धातुओं का घनत्व कम होता है, इसलिए ये पानी पर तैरती हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम। ये ठोस तथा कठोर होते हैं, परंतु क्षारीय धातु मुलायम होती हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम पानी के ऊपर भी तैरती हैं। इन धातुओं का घनत्व कम होता है, सामान्यतः धातुओं का घनत्व अधिक होता है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इस कारण घर में खाना बनाने में के बर्तन लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम के बने होते हैं। चांदी ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम चालक तथा सीसा, लेड सबसे कम चालक होता है। ये तन्य होती हैं, अर्थात इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। सर्वाधिक सोना। ये आघात वर्धनीय होती है, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि। सर्वाधिक आघात वर्धनीयता सोने में पाई जाती है। 1 ग्राम में 2 किलोग्राम, 1 या 2 ग्राम, 1 ग्राम से 2 किलोग्राम तक सर्वाधिक आघात वर्धनीयता सोने में पाई जाती है। धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, परंतु पारा कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है, किंतु धातु ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, जैसे जिंक, एल्यूमिनियम, लेड आदि। कुछ धातुएं मुक्त अवस्था में कम क्रियाशील होती हैं, जिन्हें नोबल मेटल या उत्कृष्ट धातु कहा जाता है, जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम। कुछ धातुएं मुक्त अवस्था में कम क्रियाशील होती हैं, जिन्हें मेटल या उत्कृष्ट धातु कहा जाता है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए अम्लराज एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है। इसमें नाइट्रिक एसिड HNO3 और हाइड्रोक्लोरिन एसिड HCl तथा का क्रमशः 1 से 1:3 मोलर अनुपात होता है। मोलर अनुपात मिश्रण होता है। HNO3 का 1 भाग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का 3 भाग होते हैं अम्लराज एक्वेरिया में। जबकि धातु को साफ करने के लिए तनु नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक प्रक्रियाशील धातुएं हैं, जो वायु में तेज अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पोटेशियम और सोडियम अत्यधिक प्रक्रियाशील धातुएं हैं, जो वायु के तेज अभिक्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। धातुओं की चालकता का क्रम निम्न है।
पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, जबकि सबसे कम क्रियाशील धातु सोना है। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। मुक्त अवस्था में सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि कम क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में अधिकांश धातुएं सक्रिय होने के कारण ऑक्सीकृत रूप या उपचयित रूप में पाई जाती हैं। संयुक्त अवस्था में अधिकांश धातुएं सक्रिय होने के कारण ऑक्सीकृत रूप या अपचयी रूप में पाई जाती हैं। धातुओं की चालकता का क्रम इस प्रकार है। पोटेशियम के पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, आयरन, Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर तांबा, Hg मरकरी पारद, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Pt प्लेटिनम। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। अयस्क वे खनिज पदार्थ जिनके धातुओं का निष्कर्षण कम लागत में किया जाता है। अयस्क वे खनिज पदार्थ जिनके धातुओं का निष्कर्षण कम लागत में किया जा सके अयस्क कहलाते हैं। फोन में ध्यान दें। अयस्क में धातु के अतिरिक्त उपस्थित अन्य अनुपयुक्त पदार्थ गेंग कहलाते हैं। अयस्क जैसे सिनेबार, HGS, गैलेना, PbS, मैग्नेटाइट, Fe3O4, एल्यूमिनियम बॉक्साइट, Al2O3, 2H2O, फेल्सपार, KAlSi3O8, जिंक ब्लेड, ZnS, कैलामाइन, ZnCO3, लोहा हेमेटाइट, Fe2O3, मैग्नेटाइट, Fe3O4, सीडेराइट, FeCO3, तांबा क्यूप्राइट, Cu2O, कॉपर पाइराइट, CuFe2, चांदी अर्जेंटाइन, Ag2S, हॉर्न सिल्वर, AgCl। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। वायु के साथ अभिक्रिया। धातुएं वायु के ऑक्सीजन के साथ रासायनिक संयोग कर उनके ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड 2Cu प्लस O2 2CuO कॉपर ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से अभिक्रिया करता है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों प्रकार के से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का प्रदान करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जल अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। Al2O3 6HCl।
2AlCl3 3H2O Al2O3 प्लस 2NaOH 2NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O। एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे समक्षारण से बचाती है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातु प्लस जल, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, धातु ऑक्साइड प्लस जल, धातु हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम एवं सोडियम जैसे धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती हैं कि इनसे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। 2KH2O के 2KOH H2G उसमें ऊर्जा 2Na 2H2 2NaOH H2O उसमें ऊर्जा। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। Ca+2H2O CaOH प्लस H2 क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है कि मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। 2Als+3H2O Al2O3 3H2 नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3 3FeS 4H2OG Fe3O4S और 4H2G। लेड, कॉपर, सिल्वर या तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातुओं की अम्लीयता के साथ अभिक्रिया। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। धातु तनु अम्ल लवण हाइड्रोजन। एक्वारेजिया रॉयल्जन का लैटिन शब्द है 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है जब दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है। एक्वारेजिया भभुकता है, द्रव्य होने के साथ प्रबल समक्षारक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थक होता है। अन्य धातुओं के विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। Zn CuSO4
ZnSO4 प्लस Cu। क्रियाशीलता के लिए सक्रिय श्रेणी देखें। अधातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण। भौतिक अवस्था सामान्य ताप पर अधातुएं ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन। द्रव्य ब्रोमीन, Br। गैस फ्लोरीन, ऑक्सीजन। ठोस कौन कौन से हैं? कार्बन, सल्फर और आयोडीन। द्रव्य ब्रोमीन। गैस फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एवं नोबेल गैस आदि। रंग, ये कई रंगों की होती हैं, जैसे सल्फर पीला, Cl क्लोरीन गैस हरी पीली, फास्फोरस लाल सफेद, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रंगहीन। चमक, धातुओं की चमक नहीं होती है, ये सामान्यतः प्रकाश को अच्छी तरह से परावर्तित नहीं करते हैं। हीरा, कार्बन एवं आयोडीन इसका अपवाद है। कठोरता, अधातुएं कम कठोर होती हैं, जैसे सल्फर को चाकू से काट सकते हैं। इसका अपवाद हीरा है, जो कार्बन का अपरूप है। यह सबसे कठोर पदार्थ के रूप में जाना जाता है। यह कांच को भी काट देता है। ध्वनिकता, ये धातुओं के समान टकराने व पीटने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न करते हैं। घनत्व, अधातुओं का घनत्व कम होता है। गलनांक, अधातुओं के गलनांक बहुत कम होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट कार्बन का अपवाद, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता, सामान्यतः अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालकता होती है, लेकिन ग्रेफाइट इसका अपवाद है। इसकी संरचना में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। भंगुरता, धातुओं के समान इसमें तन्यता एवं आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, अपितु पीटने पर ये टुकड़ों चूर्ण में विभक्त हो जाता है। पदार्थ में इस गुण को जिसमें वह हथौड़े से पीटने पर चूर्ण तथा टुकड़ों में बदल जाता है, भंगुरता कहते हैं। अधातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती हैं। सामान्यतः धातुएं जल या जलवाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए फास्फोरस को जल में संग्रहित करते हैं। अधिकांश अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 तथा जल H2O बनाता है। C6HNO3 प्लस H2SO4 6NO3 NO2 प्लस 2H2O। धातु में अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजित यौगिक कहा जाता है। Na प्लस C, Cl प्लस Cl, NaCl। धातुओं की प्रॉपर्टी, पृथ्वी की भूप्रकृति धातुओं का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों के कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इस खनिजों को अयस्क कहते हैं। अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण होता है। सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम एवं कॉपर, तांबा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनकी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती। सक्रियता श्रेणी में के मध्य की धातुएं Zn, Fe,
Pb आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। पृथ्वी की भूप्रकृति में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। अयस्कों का समृद्धीकरण। पृथ्वी ने खनिज आयनों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुण धर्मों पर आधारित होते हैं। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती है। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली कम अभिक्रिया धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुएं काफी अनभिक्रिया होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनाबार HGS मरकरी पारद का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी पारद में अपचयित हो जाता है। 2HgS + 3O2 तापन 2HgO 2SO2 2HgOS तापन 2Hg + O2। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से Cu2S के रूप में उपलब्ध तांबे कॉपर को केवल वायु में गर्म करके उसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। 2Cu2S 3O2 तापन 2CuO 2SO2 2CuO Cu2S 6CuS SO2। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। यह प्रकृति में यह प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित अवायु में अधिक ताप पर गर्म करने में यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है। भर्जन 2ZnS + 3O2 2ZnO + 2S2O2 2SO2। निस्तापन ZnCO3 तापन ZnO + CO2। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातुएं ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। ZnO + C तापन ZnS + CO। कार्बन कोयला का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ये निम्नलिखित अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। 3MnO2 + 4Al 3Mn2Al2O3 ऊष्मा
यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। वास्तव में आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। Fe2O3S 2Al 2Fel प्लस Al2O3S प्लस ऊष्मा। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं में बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं तथा एनोड धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन मुक्त होती हैं। अभिक्रियाएं इस प्रकार Na+E-Na, एनोड पर 2Cl+Cl2 धातुओं का परिकर्षण। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। इसमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जा सकता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटय के रूप में होता है। विद्युत अपघटय से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटय में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटय से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलय अशुद्धि विलयन में चली जाती है इसलिए तथा अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं जिसे एनोड पंख कहते हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण यह काली हो जाती है। कॉपर में वायु उपस्थित आर्द्र कार्बन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। संसारण से सुरक्षा पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते, जेडन की परत चढ़ाकर, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। इनके भौतिक और रासायनिक गुण धातु और गैर धातु श्रेणी के बीच आते हैं। उपधातुओं की कुल संख्या 7 होती है जो इस प्रकार है: बोरोन B, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb, टेलुरियम Te, पोलोनियम Po। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उस मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। कुछ मिश्र धातुएं उनका संगठन एवं ट्रिक। मिश्र धातु बराबर मिश्र धातु प्लस धातु या अधातु। पित्तल, तांबा, Cu का, कॉपर का
70% और जिंक का 30%, दोनों मिलाकर तांबा बनता है। Cu प्लस Zn, तांबा प्लस जिंक। कांसा Cu प्लस 3 Sn, काता T। स्टेनलेस स्टील व स्टेनलेस इस्पात, लोहा Fe प्लस निकिल Ni प्लस क्रोमियम Cr कॉलोनी। अमलगम, पारा Hg तथा अन्य कोई धातु। शोल्डर टांका, सीसा Pb लेड और टिन Sn। सोल्जर में मारी सिटी, सोल्जर ने मारी सिटी। सोल्डर की जगह सोल्जर, सोल्जर ने मारी सिटी। सी का मतलब सीसा और टी का मतलब टिन। जर्मन सिल्वर, तांबा जस्ता और निकिल, नेताजी। ने मीन्स निकल, ता मीन्स तांबा, जे मीन्स जस्ता और जर्मन सिल्वर। शुद्ध सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट। आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोने का उपयोग किया, अर्थात 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी का मिलाया जाता है। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे को छोटे में लिखते हैं। NaCuCoAl। कुछ तत्वों के प्रतीकों को लिखने के लिए उनके लैटिन नामों का प्रयोग किया जाता है। सोडियम Na, लैटिन नाम है नेट्रियम, न्यूट्रियम का Na लिखा है। पोटेशियम का P लिखना चाहिए था, K लिखा है, तो कैलियम का लिखा है के, लैटिन नाम है ना कैलियम, उसका K लिया है। आयरन आयरन का I लिखना चाहिए था, Fe लिखा है, तो फेरिन फेरियम लैटिन नाम है। गोल्ड Au, अयूरम एरुम। सिल्वर Ag, अर्जेंटिनम। लेड Pb, प्लम्बम टिन, सेंटेनम। मर्क्यूरी Hg, हाइड्रोजनम। टाइटेनियम वोल्फ्रम, एंटीमनी Sb। यौगिक, तत्व यौगिक मिश्रण है, इसमें यौगिक आया है। यौगिक का पार्ट बहुत छोटा सा है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजित होते हैं तो प्राप्त उत्पाद को यौगिक के रूप में जाना जाता है। यौगिक के विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होता है। H2O में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात 2:1 है। इनमें द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। इसी प्रकार CO2 में 3:8 और NH3 में 14:3। जब तत्व संयोजित होते हैं तो तत्वों की कुछ व्यक्तिगत गुण नष्ट हो जाते हैं। नवगठित यौगिक में नए गुण आ जाते हैं। किसी भी यौगिक का गुणधर्म उनके अवयवों के गुणधर्म से अलग अलग होता है। हाइड्रोजन ज्वलनशील, खुद जलता है। पॉप की आवाज, ऑक्सीजन जलाने में सहायक। H2O2 का यौगिक जल आग बुझा देता है। इन्हें भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, केवल रासायनिक या भौतिक वैद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। यौगिकों का एक निश्चित सूत्र होता है, ग्लूकोज C6H12O6, नमक NaCl। मिश्रण, 2 या 2 से अधिक तत्वों व यौगिकों को अनिश्चित मात्रा या अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ का वो मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का गुणधर्म उनके अवयवों का ही गुणधर्म होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इसमें अवयवों के मध्य कोई रासायनिक बंध नहीं होता है, अतः उन्हें
आसान भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। वायु एक मिश्रण है जिनमें N2O2, CO2, H2O आदि अवयव पाए जाते हैं। मिश्रण को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सममांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिनमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण के समान रूप से उपस्थित हो सममांगी मिश्रण कहलाता है तथा मिश्रण में उपस्थित अवयव समान प्रावस्था में होते हैं। वायु विलयन, जल, लवण, जल, शक्कर, एल्कोहल मिश्रण, धातुएं, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण के समान रूप से उपस्थित नहीं हो तथा भिन्न भिन्न अवस्था या प्रावस्था में हो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। दूध, बादल, धुआं, जल, रेत, जल, तेल। दूध, बादल, धुआं, जल प्लस रेत, जल प्लस तेल, जल, रक्त, जेली आदि। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण होता है। नींबू जल, सोडा जल। द्रव्य विलयन के अलावा ठोस विलयन, मिश्र धातु को गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। विलयन के कण वायु में 1 nm 10⁹ m से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई टिंडल प्रभाव नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे बैठते हैं अर्थात विलयन स्थायी है। नीचे नहीं बैठते हैं अर्थात विलयन स्थायी है। किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्राय कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलय कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण होता है। इसमें चीनी विलय और जल विलायक है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिचनर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलय और एल्कोहल विलायक। वातयुक्त पेय, सोडा, जल, कोक आदि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक है। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का सममांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इन्हें तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलय की सांद्रता संतृप्त सांद्रता से अधिक हो तो यह विलयन असंतृप्त कहलाता है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत विलय पदार्थ का द्रव्यमान इंटू 100 विलयन का द्रव्यमान। आयतन प्रतिशत विलय पदार्थ का द्रव्यमान इंटू 100 विलयन का आयतन। आयतन प्रतिशत विलय पदार्थ का आयतन इंटू 100 विलयन का आयतन। एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। विलयन 320 + 40 = 360 ग्राम, अतः 40 × 100
360 11.1%। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं, बल्कि मध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, जैसे जल प्लस मिट्टी या चौंक। ये निलंबित कण आंखों में से देखे जा सकते हैं, जबकि प्रक्षेपित पदार्थ किसी प्रक्षेपण माध्यम से अवलंबित रहते हैं। इसे निलंबन कहते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। छानना विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जाता है। कोलाइडी विलयन कोलाइड के कण विलयन के समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण सममांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है। जैसे दूध। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते, लेकिन यह कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर नहीं बैठते, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानना विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइडल विलयन प्रक्षिप्त प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह घटक या प्रक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे प्रक्षिप्त अवस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। दूध, गैस, प्रक्षिप्त अवस्था द्रव्य, प्रक्षेपण माध्यम गैस। प्रकार एरोसोल, उदाहरण कोहरा, बादल और कुआसा। ठोस, प्रक्षेपण माध्यम गैस। प्रकार एरोसोल, धुआं, स्वचालित वाहन का निगार। गैस, प्रक्षेपित अवस्था गैस, प्रक्षेपण माध्यम द्रव्य। प्रकार फोम, उदाहरण शेविंग क्रीम। द्रव्य, प्रक्षेपण माध्यम द्रव्य। प्रकार इमल्सन, दूध, फेस और क्रीम। ठोस, प्रक्षेपित अवस्था ठोस, प्रक्षेपण माध्यम द्रव्य। प्रकार सोल, उदाहरण मैग्नीशियम मिल्क कीचड़। प्रक्षिप्त अवस्था गैस, प्रक्षेपण माध्यम ठोस। प्रकार फोम, उदाहरण फोम, रबड़, स्पंज और प्यूमिस। द्रव्य, प्रक्षेपण माध्यम ठोस। प्रकार जेल, जेली, पनीर और मक्खन। ठोस सोल, रंगीन रत्न, पत्थर, दूध या कांच। विलयनों के प्रकार की तुलनात्मक सारणी। गुणधर्म, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। कणों का आकार वास्तविक विलयन में बहुत छोटा होता है, 10⁹ मीटर। कोलाइडी विलयन में विलयन से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा, 10⁹ से 10⁶ मीटर तक होता है। निलंबन में बड़ा होता है, 10⁶ मीटर। नंगी आंखों से दिखाई देना। वास्तविक विलयन दिखाई नहीं देता है। कोलाइडी विलयन दिखाई नहीं देता, सूक्ष्मदर्शी से दिखाई दे सकते हैं कोलाइडी विलयन। निलंबन हाँ दिखाई दे सकता है नंगी आंखों से। वास्तविक विलयन का मिश्रण सममांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी विलयन में सममांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में विषमांगी होता है। निलंबन भी विषमांगी होता है। छानन का पृथक्करण। वास्तविक विलयन अलग नहीं किया जा सकता, कोलाइडी विलयन भी अलग नहीं किया सकता छानने से। निलंबन को किया जा सकता है। पारदर्शिता,
पारदर्शिता वास्तविक विलयन में पारदर्शी होता है, कोलाइडी विलयन अपारदर्शी होता है और निलंबन भी अपारदर्शी होता है। कोलाइडी विलयन का एक उदाहरण दूध है। दूध को आर पार नहीं देख सकते हम। टिंडल प्रभाव नहीं, वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं होता क्योंकि प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। कोलाइडी विलयन में प्रकाश की टिंडल प्रभाव है, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। और निलंबन में हो सकता है या नहीं भी। स्थायित्व है, वास्तविक विलयन में स्थायित्व होता है, कोलाइडी विलयन में स्थायी होता है। और निलंबन हो सकता है या नहीं। स्थायित्व है, स्थायी स्थायी या अस्थायी नीचे बैठ जाते हैं, निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं। उदाहरण, पानी में चीनी वास्तविक विलयन है। कोलाइडी विलयन दूध और रक्त, निलंबन रेत, बालू और पानी। पदार्थ के पृथक्करण की विधियां हैं। चुनना, बिनना, हस्तचयन। इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ बड़े कणों के मिट्टी के कणों तथा पत्थर या भूसे को पृथक करने में किया जाता है। थ्रेशिंग, सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों तथा अनाज को पृथक करने में प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। निष्पावन, निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी व हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करता है। चालन व छानना, चालनी छलनी का उपयोग कर आटे से बड़ी अशुद्धियों को अलग करना तथा रेत के कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आसवन, निस्तारण और निस्यंदन। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों को नीचे तले में बैठ जाने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण या निस्तारण कहते हैं। निस्यंदन, एक विषमांगी मिश्रण में से द्रव्य या ठोस को अलग करने की विधि को निस्यंदन कहते हैं। निस्यंदन में ठोस पदार्थ फिल्टर पेपर पर एक अवशेष के रूप में एकत्र किया जाता है। द्रव्य निस्यंदन के रूप में प्राप्त होता है। उदाहरण, रेतीले जल से जल को पृथक करना। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण में एक संतृप्त विलयन से ठोस क्रिस्टल के बनने की प्रक्रिया है। ठोस को द्रव्य से अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण की विधि द्रव्य के वाष्पन से आरंभ होती है। हालांकि क्रिस्टलीकरण में ठोस को द्रव्य से अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि द्रव्य के वाष्पन से आरंभ होती है। हालांकि क्रिस्टलीकरण में जब विलयन काफी सांद्र हो जाता है तो वाष्पन को रोक दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त सांद्र विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो क्रिस्टल बनते हैं जो निस्यंदन के द्वारा अलग किए जाते हैं। समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। ऊर्ध्वपतन, कुछ ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वे द्रवित हुए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव्य के बदले पुनः ठोस में बदल जाते हैं। इस गुण को ऊर्ध्वपतन कहते हैं। जैसे नौशादर, अमोनिया क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेपथलीन, एंथ्रासीन आदि ऊर्ध्वपतन का गुण दर्शाते हैं। नमक व नौशादर के मिश्रण को पृथक करना। मिश्रण को गर्म करने पर नमक शेष रह जाता है एवं नौशादर वाष्पित हो जाता है। यह कीप पर ठंडा होकर पुनः शुद्ध नौशादर ठोस रूप में बदल जाता है। विभेदी निष्कर्षण,
यह अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की विधि है, जैसे तेल एवं जल। मिश्रण को पृथककारी कीप में डालने पर दोनों द्रवों की भिन्न भिन्न परतें प्राप्त होती हैं। स्टॉक को खोलने पर पहले भारी द्रव्य एवं बाद में हल्का द्रव्य प्राप्त होता है। आसवन, जब किसी मिश्रण में उपस्थित दो या अधिक द्रव्यों के क्वथनांक में अंतर होता है तो मिश्रण को गर्म करने पर क्वथनांक वाला द्रव्य पहले वाष्पित हो जाता है। जब वाष्प को ठंडा करके संघनित करने पर शुद्ध द्रव्य प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। पानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एसीटोन बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड का मिश्रण है। गर्म करने पर एसीटोन पहले वाष्पित होता है, ठंडा होने पर शुद्ध रूप प्राप्त होता है। अशुद्ध द्रव्य वाष्पन के कारण वाष्प बनी, संघनन के कारण शुद्ध द्रव्य बना। प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन दो द्रव्यों के क्वथनांकों में प्राप्त अंतर न होने की स्थिति में इन्हें साधारण आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसे द्रव्यों की वाष्प एक ही ताप प्राश में बन जाती है तथा साथ साथ संघनित हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रभाजी आसवन की तकनीक का उपयोग किया जाता है। मिश्रण को गर्म करने पर प्रत्येक द्रव्य उसके क्वथनांक पर वाष्पित होता है। इनकी वाष्प को प्रभाज स्तंभ से गुजार कर संघनित करने पर भिन्न भिन्न द्रव्य प्राप्त होते हैं। पहले कम क्वथनांक वाला तथा बाद में अधिक क्वथनांक वाला द्रव्य प्राप्त होता है। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से भिन्न भिन्न अवयव जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन आदि पृथक किए जाते हैं। वाष्पीकरण, इसका उपयोग वाष्पीकृत घटक को अवाष्पीकृत घटक से अलग करने में होता है। इस प्रक्रिया में विलायक में घुले हुए विलेय ठोस को गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। नमक से जल, स्याही से जल पृथक करने में के लिए उपयोगी विधि है। अपकेंद्रीकरण, जल विलयन को तेजी से घुमाया जाता है तो अधिक घनत्व वाले कण नीचे बैठ जाते हैं और कम घनत्व वाले कण केंद्र से दूर हो जाते हैं। उदाहरण, दूध से क्रीम का अलग होना, शराब तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रीम से मक्खन बनाने में, वॉशिंग मशीन इनमें कपड़ों से निकले धूल और मिट्टी के कण वॉशिंग मशीन के नीचे बैठ जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी, किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं। किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी या किसी विलयन के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। डाई को पृथक करने के लिए और क्लोरोफिल के पिगमेंट पृथक करने के लिए खून से ड्रग पृथक करने में। ये था तत्व यौगिक मिश्रण, रेट लेवल 1 का सेकंड टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपने मेरे साथ पढ़ लिया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।